अब हम लोग एवोल्यूशन के इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे व्हाट आर एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन। इवोल्यूशन के कौन कौन से एविडेंसेस हैं, ऐसे कैसे हम कह सकते हैं कि इवोल्यूशन हुआ था। तो जैसा कि हमने आपको बताया, हमने सबसे पहले प्रूव किया ओरिजिन ऑफ लाइफ के बारे में। हमने बात किया था उसमें कि किस तरीके से लाइफ की शुरुआत हुई और एक बहुत बड़े टाइम ड्यूरेशन में धीरे धीरे कुछ ऐसी प्रोसेस हुआ जिसकी वजह से पहला लाइफ सी वाटर में डेवलप हुआ। उसके बाद की जर्नी को लेकर के अब हम बात कर रहे हैं। पिछले लेक्चर्स में भी हम लोगों ने डिस्कस किया था, जिसमें हमने लैमार्क, डार्विन और मैंने उसमें डिवरीज के बारे में भी आपको जानकारी दिया था। लेक्चर के इस पार्ट में हम लोग बात करेंगे एविडेंसेस के बारे में। एविडेंसेस, वो एविडेंसेस जो प्रूव करेंगे कि बहुत लंबे टाइम ड्यूरेशन में धीरे धीरे करके इवोल्यूशनरी प्रोसेस की वजह से लगातार एक चेंजेस हुए जिसकी वजह से इवोल्यूशन हुआ है। लेकिन ये डिबेट चूंकि इतना वास्ट है कि इसमें बहुत सारी चीजों को आपको देखने को मिलेगा। जब हम कहते हैं कि धीरे धीरे करके इवोल्यूशन हुआ, तो कई ऐसे आपको एग्जाम्पल मिलेंगे जहां पर आप देखेंगे कि इवोल्यूशन अचानक भी हुए हैं, म्यूटेशन की बात। तो इसीलिए मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि ज्यादा आपको घबराने की जरूरत नहीं है। कोर कॉन्सेप्ट है कि वेरिएशन, बात समझिएगा। इस चैप्टर में अगर आपको सीखना है तो बस इतनी सी बात आप समझ लें, बात कहीं कुछ भी होती रहे, इतना कंफ्यूजन क्रिएट करने वाला यह चैप्टर है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आप इतना समझ लें कि जेनेटिक वेरिएशंस अवेलेबल होते हैं ऑलरेडी। जेनेटिक वेरिएशंस होते हैं जिसकी वजह, और ये जेनेटिक वेरिएशंस कैसे होते हैं? ये रिकॉम्बिनेशंस की वजह से होते हैं। रिकॉम्बिनेशन जो मियोसिस की प्रोसेस में होती है, उसी रिकॉम्बिनेशन की वजह से ह्यूमन पॉपुलेशन या किसी भी स्पीशीज की पॉपुलेशन में जेनेटिक वेरिएशंस देखे जाते हैं। अगर आप यहां पर फोकस करेंगे तो आप देख पाएंगे यही जेनेटिक वेरिएशंस अलग अलग तरीके से लोगों में डाइवर्सिटीज दर्शाता है, और बाद में चल करके कोई ऐसी एक्सटर्नल नेचुरल कंडीशन अगर स्पीशीज के लाइफ को चेंज करती है, कोई ऐसा नेचुरल, कोई ऐसी फिनोमेनन या नेचुरल इवेंट्स इस स्पीशीज पर अगर एक्ट करता है, जैसे मान लीजिए कोई डिजास्टर हो गया, कोई ऐसे चैलेंजेस हो गए, तो उस दौरान क्या होगा, इस जेनेटिक वेरिएशंस में से कोई एक लाइफ, कुछ ऐसे लोग जो ज्यादा कैपेबल होंगे वो सरवाइव करेंगे, बाकी लोग ऐसे सिचुएशन में, ऐसे नेचुरल कुछ सुपर इंपोजिंग कुछ ऐसे डिजास्टर्स के दौरान मारे जाते हैं। इस चीज को आप जानते भी हैं। तमाम तरीके के चेंजेस होते हैं और यही इवोल्यूशनरी प्रोसेस की वजह बनती है। मैंने आपको बताया था जेनेटिक वेरिएशन, जैसे हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि ह्यूमन के आईक्यू में डिफरेंसेस हैं, तरह तरह के चेंजेस नजर आते हैं। इसी तरीके से आप देखते हैं दूसरे एनिमल्स में भी इस चीज को आप फील कर सकते हैं कि बहुत अलग अलग तरीके की वेरिएशंस होते हैं। और अगर इन्वायरमेंटल कंडीशन बदल जाए, इन्वायरमेंट में कोई परिवर्तन आए, तो होता क्या है कि वो जो उस बदले हुए इन्वायरमेंट में अपने आप को जी सकता है, वो नेक्स्ट जनरेशन में ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करेगा, नेक्स्ट प्रोजेनी जो होगी उसकी ज्यादा सक्सेसफुल होगी और वो ज्यादा से ज्यादा अपनी जनसंख्या, अपने नंबर्स बढ़ाएगा। बाकी जो उस बदले हुए कंडीशंस में अपने आप को सरवाइव नहीं कर सकते, वो खत्म हो जाते हैं। तो ऐसा होता है। और मैंने आपको बताया था कि जेनेटिक वेरिएशंस का कारण क्या होता है, वही कारण होता है जो आप मियोसिस में पढ़ते हैं। प्लीज आप यहां पर फोकस करें तो आप देख पाएंगे कि ये जेनेटिक वेरिएशंस में जो चेंजेस देखने को मिलते हैं वो एक्चुअली मियोसिस के दौरान क्रॉसिंग ओवर की जो प्रोसेस है उसी दौरान तय हो जाते हैं। ये क्रॉसिंग ओवर के दौरान जब सेगमेंट्स एक दूसरे से जब अलग होते हैं तो उस दौरान होता क्या है, आप देख सकते हैं यहां पर जो सेगमेंट बदल करके आते हैं उसमें क्रॉसिंग ओवर होने के बाद इसका रेड का कुछ हिस्सा ब्लू के साथ चला जाता है। इसको मैं आपको एक कलर वाइज सिर्फ आपको यहां पर दिखाने का प्रयास कर रहा हूं। वैसे ही यहां पर रेड के पार्ट्स के साथ कुछ ब्लू का पार्ट चला जाता है। तो इस तरीके की कॉम्बिनेशंस, नए नए कॉम्बिनेशन, नए नए रिकॉम्बिनेशंस की वजह से ही
हमारे ह्यूमन स्पीशीज में मींस ह्यूमन जो हमारी जो स्पीशीज है उसमें आप देखेंगे तमाम तरीके की डाइवर्सिटीज होती हैं। यही कारण है जो आगे चलकर के इवोल्यूशन का कारण बनता है। और इसी जेनेटिक वेरिएशंस को मोटे मोटे तौर पर डार्विन कह रहे थे। डार्विन ने इसी बात को लेकर के अपनी बात कही थी। आपको मैं थोड़ा सा बस आपको एक चीज समझाना चाहता हूं कि एक्चुअल में इवोल्यूशन होता क्या है। बात कोई कुछ भी कहे, बस आपको कोर कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए कि डायरेक्शन यही होता है इवोल्यूशन का। जैसे मैं आपसे कहूं, डार्विन ने क्या कहा था, उन्होंने कहा था कि जब बात आई कि एवोल्यूशन की प्रोसेस क्या रही होगी, तो उन्हें जेनेटिक्स की नॉलेज नहीं थी, लेकिन उन्होंने कहा था कि पॉपुलेशन में वेरिएशंस ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं। अब डार्विन ने कह दिया कि पॉपुलेशन में वेरिएशंस प्रेजेंट होते हैं, उसको जेनेटिक्स के लेवल पर देखें तो एक्चुअली ये रिकॉम्बिनेशंस की वजह से ही ऐसा होता है। डार्विन बिल्कुल सही कह रहे थे, लेकिन उनको जेनेटिक्स की नॉलेज नहीं थी। आज जेनेटिक्स की नॉलेज से उस बात को प्रूव किया जा सकता है। जैसे इस चीज को एक और एग्जांपल के तौर पर मैं आपको समझाता हूं डार्विन की बात को। इतनी ही बात से पूरा का पूरा इवोल्यूशन समझ में आ जाता है। इसमें कुछ चीजें और ऐड करेंगे, अपने आप इवोल्यूशन समझ में आ जाएगा। बातें बहुत तरीके की होंगी, आपको सही कॉन्सेप्ट अगर क्लियर नहीं है तो आप इवोल्यूशन को, इस चैप्टर को क्रिस्टल क्लियर नॉलेज आपको मिल पाना थोड़ा मुश्किल होता है। अब देखें, डार्विन की बात को एक और एंगल से समझने की कोशिश करेंगे। आपको कल मैंने बताया था लैमार्क के बारे में। लैमार्क के बारे में हमने आपके साथ डिस्कस किया था। मैंने आपको बताया था कि लैमार्क ने बताया कि स्टार्टिंग में जिराफ की गर्दन छोटी होती थी, और वो इसलिए था क्योंकि वहां पर जो लाइफ फॉर्म्स थे, वहां पर सर्वाइवल के लिए जिराफ जो स्टार्टिंग में था उसकी गर्दन छोटी होती थी, और वहां पर जो इन्वायरमेंट में आसपास के सराउंडिंग में उसको छोटे छोटे घास मिल जाते थे, उसको खाता था वो। लैमार्क ने ऐसा बताया। उसने बताया कि उसने बताया कि वहां पर घास बहुत ज्यादा, ग्रीनरी बहुत ज्यादा थी, छोटे हाइट के हर्ब्स, श्रब्स वहां पर खूब थे, तो उस पर ये डिपेंडेंट थे। और प्लांट्स की नंबर्स कम थे, जो मींस जिनकी लेंथ ज्यादा थी, जो लंबे पेड़ थे उनकी संख्या कम थी। बाद में जब ये हर्ब श्रब की जो संख्या थी वो धीरे धीरे जब कम होने लगी, तो लैमार्क के अकॉर्डिंग इन जिराफ ने अपनी गर्दन को ऊंचा करना शुरू कर दिया। ऐसा बताया गया था लैमार्क की थ्योरी में, कि बाद में इन्होंने कोशिश किया कि इनकी गर्दन ऊंची होने लगे, और इस प्रयास में कि ये फूड को किसी ऊंचाई से ग्रास्प कर सके, इसलिए जिराफ की गर्दन ऊंची हो गई। ये बात ऑर्गन ऑफ यूज एंड डिसयूज की थ्योरी के अकॉर्डिंग लैमार्क ने समझाने की कोशिश किया। लेकिन इसके जस्ट अपोजिट डार्विन ने क्या कहा, डार्विन की क्या बात थी, उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। डार्विन ने कहा, डार्विन के अकॉर्डिंग जब बात आती है तो डार्विन ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं था। डार्विन के अकॉर्डिंग उस समय दो अलग अलग तरीके के जिराफ हुआ करते थे। डार्विन के अकॉर्डिंग इस जिराफ की वैरायटीज पहले से ही दो अलग अलग वेरिएशंस हुआ करते थे। उनके अकॉर्डिंग छोटी गर्दन वाले भी जिराफ थे, उस समय छोटी गर्दन वाले जिराफ भी थे, और ऊंची गर्दन वाले भी जिराफ थे। ऊंची गर्दन वाले भी जिराफ हुआ करते थे उनके अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग? डार्विन के अकॉर्डिंग। और उन्होंने बताया कि स्टार्टिंग में लाइफ को जीने की जो कंडीशंस थी वो ज्यादा फेवरेबल थी छोटे हाइट के जिराफ के लिए। मैं इस बात को थोड़ा सा एडिशनल टॉपिक इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये चैप्टर इस तरीके से एनसीईआरटी ने दिया है जिसको समझ पाना एक नॉर्मल स्टूडेंट के लिए बड़ा मुश्किल भरा होता है। तो उनके अकॉर्डिंग ये था कि जब स्टार्टिंग से ही ये दोनों अलग अलग स्पीशीज पाई जाती थी, और हुआ ये कि ये जैसे मान लीजिए एक यहां पर प्लांट है, और जिस प्लांट पर ये ऊंचे गर्दन वाले जिराफ डिपेंड कर रहे हैं, और यहां पर जो स्मॉल जो ग्रासेस हैं, जो हर्ब श्रब्स हैं, उस पर ये छोटी गर्दन वाले ये जिराफ डिपेंड करते हैं। डार्विन के अकॉर्डिंग ये हुआ, डार्विन ने कहा कि नहीं, जब लाइफ की कंडीशंस बदली, जब वहां पर सस्टेनेबिलिटी की बात आई, तो बाद में चल करके एनवायरनमेंट में कुछ ऐसे चेंजेस हुए जिसमें ये ग्रासेस कम होना शुरू हो गए। कुछ ऐसे इन्वायरमेंटल चेंजेस हुए जिसमें ये ग्रासेस जब कम होना शुरू हुए, तो हुआ ये कि इस बदले हुए कंडीशन में अब ये छोटी गर्दन वाले जो जिराफ थे ये मारे गए, और ये जो लंबी गर्दन वाले जिराफ थे वो अपने आप को सरवाइव कर सके। सच्चाई यही बात
पर सपोर्ट भी करती है। सच्चाई यही थी भी, शायद कुछ ऐसा ही हुआ होगा। यह बात कहीं से भी समझ में नहीं आती, ऑर्गन ऑफ यूज एंड डिसयूज। इसीलिए लैमार्क की बात को बहुत ज्यादा कंसीडर नहीं किया जाता है, लैमार्क की बात गलत साबित हो जाती है। मैक्सिमम लोग सहमत थे कि डार्विन ने जो कहा था कि वेरिएशंस होते हैं सोसाइटी में, जैसे हमने कहा ना, हमारी सोसाइटी में आज के डेट में क्या है, लोअर आईक्यू, मीडियम आईक्यू, हायर आईक्यू, अलग अलग तरीके के ह्यूमन बींग्स हैं। वैसे ही उसी समय जिराफ के एग्जाम्पल में भी उन्होंने अपनी बात रखी, दो अलग अलग तरीके के जिराफ थे, और इसमें जब लाइफ की कंडीशंस बदली, जीने के लिए जब बात आई, तो देखा बदली हुई कंडीशंस में ऊंचे गर्दन वाले ज्यादा सपोर्टिव को नेचर ने ज्यादा सपोर्ट किया, और वो बाद में चल करके अपने इवोल्यूशनरी प्रोसेस में अपने आप को सक्सेसफुल कर पाए। इनके ही बच्चे आगे बढ़े, ये मारे गए। तो इस तरीके से लैमार्क ने कहा था, जो बात गलत साबित हुई थी, और डार्विन ने जो बात कहा था वो बात अल्टीमेटली सही साबित होती है, ऐसा माना जाता है। इसका जेनेटिक बेसिस क्या था उसको मैंने आपको यहां पर समझाने का प्रयास किया। इस बात को मैंने आपको यहां पर समझाने का प्रयास किया कि जेनेटिक जो वेरिएशंस इस वजह से होते हैं, क्रॉसिंग ओवर की वजह से नए कॉम्बिनेशंस तैयार होते रहते हैं, और इस वजह से अलग अलग, यहां पर आप प्लीज फोकस करें, इस फ्रेम को आप लें तो आप देख पाएंगे जेनेटिक वेरिएशंस की वजह से, यहां पर रिकॉम्बिनेशंस की वजह से अलग अलग वेरिएशंस किसी भी स्पीशीज में देखने को मिलती है। यह बात कहा गया। लेकिन आगे चल करके डिबेट कुछ और भी आया। ये बताया गया कि जो वेरिएशंस हैं इस दौरान, जो नेचर का सिलेक्शन की जो प्रोसेस है, ये बड़ी स्लो होती है, बहुत स्लो होती है। बाद में चल करके देखा गया कि कई बार क्या हुआ, अचानक भी बहुत जल्दी, बहुत अचानक से इवोल्यूशन के प्रोसेस को होते हुए कई एग्जांपल्स में देखा गया। इसलिए ये बात समझ में आई कि ग्रेजुअल प्रोसेस तो एक डिबेट का हिस्सा है, इसके अलावा भी एक डिबेट हो सकता है जिसमें सडन चेंजेस भी इवोल्यूशन को सपोर्ट कर सकते हैं। और उस बारे में आइडिया दिया था डिवरीज ने। उन्होंने डिवरीज ने म्यूटेशन की बात बताई थी, म्यूटेशन को ध्यान में रखते हुए अपनी बात बताया, और उन्होंने म्यूटेशन को सपोर्ट करते हुए उन्होंने कहा कि सडन चेंजेस से इवोल्यूशन होता है। बाद में यह हुआ कि ठीक है, डिवरीज की बात भी सही मानी जा सकती है और डार्विन की बात भी सही मानी जा सकती है, और दोनों ही अपने अपने हिसाब से सही माने जा सकते हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए इवोल्यूशन का ये कॉन्सेप्ट है। म्यूटेशन क्या है आप जानते हैं, अचानक चेंजेस होते हैं, और इसको अपने जेनेटिक्स के टॉपिक में हमने डिस्कस भी किया है। अलग अलग लेवल पर, क्रोमोसोम के लेवल पर, क्रोमैटिड के लेवल पे, न्यूक्लियोटाइड के लेवल पे, बेस सीक्वेंसेस के लेवल पे, तरीके से अगर किसी भी लेवल पर अगर चेंजेस अगर देखने मींस अचानक अगर होते हैं तो वो म्यूटेशन को जन्म देते हैं और उससे अचानक चेंजेस होते हैं। फर्दर क्या होगा, चाहे जेनेटिक वेरिएशंस हो, चाहे म्यूटेशन हो, चाहे कुछ और भी चेंजेस हो, जेनेटिक ड्रिफ्ट हो, इन सभी पर बाद में चल करके नेचुरल सिलेक्शन की प्रोसेस एक्ट करती है। क्या करती है? नेचुरल सिलेक्शन की प्रोसेस एक्ट करती है, और उसके बाद इवोल्यूशन की प्रोसेस तय होती है। ये बातें हम आगे चल करके डिस्कस करेंगे, आप घबराइए नहीं। मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूं कि इवोल्यूशन के लिए कोर कॉन्सेप्ट बस ये दो हैं। कुछ और चीजों को भी ऐड करेंगे तो इवोल्यूशन अपने आप क्लियर हो जाता है। इवोल्यूशन को समझना इतना मुश्किल नहीं है। अभी सिर्फ इसको फोकस करिए, इसमें फिर कुछ और भी हम मसाले डालेंगे, कुछ और भी बातें हम आपके साथ शेयर करेंगे। इसमें हम बात रखेंगे कुछ और भी चीजों की, उसके बाद इवोल्यूशन के कॉन्सेप्ट्स को आप पूरी तरीके से अपने दिमाग में रख लेंगे। बात बस इतना ही करना है। लेकिन एक बात यह भी आती है कि साइंस में हर बात का एक प्रूफ होना जरूरी है। किसी भी बात को आप ऐसे नहीं कह सकते कि ये चीज कैसे मींस आप उसको एज इट इज आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते। आपने कोई भी बात कहा तो आपको उसका एविडेंस देना पड़ेगा। वही वजह है कि यहां पर अब हम बात करेंगे व्हाट आर एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन। कैसे हम मान लें कि कॉमन एंसेस्ट्री से इतनी बड़ी डाइवर्सिटी आई है। कैसे हम मान लें कि एक सिंगल सेल से लाइफ यहां तक इतनी डाइवर्स वैरायटीज में फैली हुई है। तो इस बात के एविडेंस आपको अमीबा से लेकर के हमारे भीतर तक मिलता है। जो एनसीईआरटी ने मेंशन नहीं किया, मैं आपको उसके बारे में भी बताऊं। आप देखेंगे अमीबा में जो डाइजेशन की प्रोसेस है पहले एसिडिक एनवायरनमेंट के साथ होती है। इस चीज को जब आप हायर बुक्स में देखेंगे तब आप समझ पाएंगे। अमीबा में भी पहले डाइजेशन की प्रोसेस एसिडिक
मीडियम के जैसा होता है, फिर बाद में उसी फूड वैक्यूल में फिर अल्कलाइन चेंजेस होते हैं और उसके बाद डाइजेशन की प्रोसेस पूरी होती है। यही बात आप धीरे धीरे करके दूसरे एनिमल्स में भी देखते हैं, हमारे भीतर भी होता है। फूड पाइप में क्या होता है, पहले फूड एसिडिक एनवायरनमेंट में पहुंचता है, उसके बाद वो अल्कलाइन एनवायरनमेंट के टच में जाता है। तो एक एविडेंस तो है ना कि जिंदगी की जो प्रोसेस है वो कहीं ना कहीं एक जैसे सिमिलरिटी शो करता है। इसी तरीके से जब हम बात करते हैं एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के, डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स के एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान जब इनिशियल जो एम्ब्रियो होता है, इनिशियल एम्ब्रियो आप कभी देखिएगा, चाहे वो फ्रॉग का एम्ब्रियो हो, स्टार्टिंग एम्ब्रियो, फिश का हो, मैमल का हो, किसी का भी एम्ब्रियो हो, जब आप उसको देखते हैं, जब उसकी स्टार्टिंग फेजेस देखते हैं तो लगता है आप अंतर ही नहीं कर सकते कि कौन किसका एम्ब्रियो होगा, इतनी सिमिलरिटी होती है। आप गूगल पे इमेजेस देखिएगा, बाद में उनमें चेंजेस आते हैं, तो इससे भी पता चलता है कि मॉर्फोलॉजी की बेसिस पर आप एम्ब्रियो को आप स्टार्टिंग के फेजेस में आप अलग नहीं कर सकते। तो एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस भी इस बात को सपोर्ट करते हैं कि स्टार्टिंग में जो एक कॉमन एंसेस्टर से इतनी बड़ी डाइवर्सिटी आई है। तो ये चीजें हम देखते रहते हैं। इसका और भी एविडेंसेस हैं, जैसे फॉसिल्स के एविडेंसेस भी हमें कई तरीके की जानकारी देते हैं। फॉसिल से मिलने वाली जानकारियों से हम ह्यूमन एंसेस्टर्स के बारे में जानकारी पता करने की कोशिश कर रहे हैं और काफी हद तक सफलता भी पाया है। हॉर्सेस की इवोल्यूशनरी हिस्ट्री को हमने समझने की कोशिश किया है। हमने जानने की कोशिश किया कि डायनासोर्स और उसके साथ रहने वाले लाइफ फॉर्म्स कैसे हुआ करते थे। डायनासोर्स आपने जुरासिक पार्क करके फिल्में देखी हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि कुछ ऐसे लाइफ फॉर्म्स पहले थे, वो सरवाइव नहीं कर सकते थे। क्यों? डार्विन ने जो बात कहा था, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, बदले हुए कंडीशन में वही आगे बढ़ेगा जो बदली हुई कंडीशंस में अपने आप को सरवाइव करने के लायक होगा। तो यही वजह था कि डार्विन की जो बात है वो डायनासोर्स पर जब फिट करते हैं तो पता चलता है कि बदले हुए कंडीशंस में डायनासोर्स सरवाइव नहीं कर सके और वो एक्सटिंक्ट हो गए। तो ये अलग अलग चीजें जो हम इवोल्यूशन में देखते हैं वो एविडेंसेस देते हैं कि इवोल्यूशन हुआ है, वास्ट लेवल पर इवोल्यूशन हुआ है और उसमें नेचर ने अलग अलग तरीके को अपनाया है। यहां पर आगे हम देखें तो लाइफ फॉर्म्स में ही अगर देखें तो एनसीईआरटी ने जिसको मेंशन किया है, कंपैरेटिव एनाटॉमी एंड मॉर्फोलॉजी की स्टडी से मिलने वाले एविडेंसेस के बारे में भी एनसीईआरटी ने मेंशन किया है। कंपैरेटिव एनाटॉमी एंड मॉर्फोलॉजी मींस इंटरनल स्ट्रक्चर और मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स को देख करके भी हम एक आइडिया बना सकते हैं, समझ सकते हैं कि इवोल्यूशन जरूर हुआ था। जैसे इसका एक सबसे बेहतर एग्जांपल है होमोलॉगस ऑर्गन्स की स्टडीज। होमोलॉगस ऑर्गन्स ऐसे ऑर्गन जो फंक्शनली डिफरेंट होते हैं। होमोलॉगस ऑर्गन क्या है? होमोलॉगस मींस वो फंक्शनली डिफरेंट होते हैं लेकिन उनकी ओरिजिनली वो उनका जो एनाटॉमिकल जो स्ट्रक्चर है वो कहीं ना कहीं सिमिलरिटी शो करता है। हालांकि फंक्शंस में उनमें वैरायटीज या वेरिएशंस देखने को मिलती हैं। जब आप देखेंगे व्हेल के फिन्स को, बैट के विंग्स को, चीता के लेग्स को, ह्यूमन के लिम्स को, आप बात समझें। जब आप देखते हैं व्हेल जो पानी में पाया जाता है, बैट जो हवा में उड़ता है, चीता जो जमीन पर तेजी से दौड़ता है, ह्यूमन जो ग्रास्प करता है, किसी भी चीज को पकड़ने की पावर रखता है, इन सभी को देखेंगे तो लाइफ फॉर्म में इतनी बड़ी डाइवर्सिटी है कि आप कभी अनुमान ही नहीं लगा सकते कि ये सभी बेसिक जो इनका स्ट्रक्चर प्लान है वो एक जैसा होगा, ऐसा आप कभी सोच ही नहीं सकते। लेकिन जब इनके स्केलेटन की स्टडी की जाती है तो पता चलता है कि इन सभी के, चाहे व्हेल का फिन हो, चाहे बैट का विंग हो, चाहे चीता का लेग हो, चाहे ह्यूमन का लिम्ब हो, इन सभी में कुछ कॉमन स्केलेटल पैटर्न होता है जो हमारे बॉडी में पाए जाने वाले 4 लिम्स के बोन्स से मिलता जुलता होता है। इन सभी में ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स, फैलेंजेस पाए जाते हैं और ये सभी चीजें दर्शाता है कि कभी ना कभी इनका एंसेस्टर एक ही रहा होगा। बाद में जीने के तरीके अलग होने की वजह से इन्होंने अपने भीतर मॉडिफिकेशन किया और ये अलग अलग एनवायरनमेंट में जीने के लिए अपने भीतर चेंजेस लाए और इस तरीके से इवोल्यूशन अलग अलग डायरेक्शन में फैला रहा। अब ऐसा हुआ तो एक बात आप समझ लें कि अगर हमने कहा कि एक बेसिक स्ट्रक्चरल प्लान ने
एक बेसिक 4 लिम्ब जैसे स्ट्रक्चरल प्लान ने, जिसमें रेडियस, अल्ना और बाकी सारी चीजें, ह्यूमरस, वो सारी चीजें जब आप देखते हैं अलग अलग लोगों में, तो क्या इसका अपोजिट भी हो सकता है? जैसे हमने कहा डाइवर्सिटी हमने देखा, तो क्या कन्वर्ज होते हुए इवोल्यूशन देखा जा सकता है? क्योंकि हम साइंस के स्टूडेंट हैं, इसलिए आप बात को समझें। नेचर में कोई भी घटना कई डायरेक्शन में होती है। नेचर हमेशा सिमेट्री को लव करती है, सिमेट्री से मोहब्बत है नेचर को। कोई घटना अगर ए से बी की ओर हो रही है तो बी से ए की ओर भी होती है। यहां पर हमने देखा डाइवर्जेंट इवोल्यूशन की, तो क्या नेचर में कभी कन्वर्जेंट इवोल्यूशन भी हुआ होगा? बिल्कुल हुआ है, जिसमें डिफरेंट एंसेस्टर से, जहां हम बात कर रहे थे डाइवर्जेंट में, आप प्लीज यहां पे थोड़ा सा बड़ा फ्रेम देकर के आप समझेंगे तो आप देख पाएंगे डाइवर्जेंट इवोल्यूशन में कॉमन एंसेस्टर से डिफरेंट तरीके के यहां पर स्पीशीज डेवलप हुए। यहां पर आप देख सकते हैं कि ये अलग अलग तरीके से व्हेल, बैट, चीता, ह्यूमन का डेवलपमेंट हुआ। वहीं जब हम बात करते हैं कन्वर्जेंट इवोल्यूशन की, तो आप इसमें देखेंगे एनालॉगस ऑर्गन के बारे में, जो कि जिनकी ओरिजिन डिफरेंट होती है लेकिन वो फंक्शनली सिमिलर होते हैं, जस्ट उल्टा होते हैं डाइवर्जेंट इवोल्यूशन के। एनालॉगस ऑर्गन में डिफरेंट एंसेस्टर एक जैसी कंडीशन में जीने के लिए अपने बॉडी में सिमिलर चेंजेस दर्शाते हैं। जैसे बटरफ्लाई, आप प्लीज यहीं तक फोकस करें तो आप समझ पाएंगे। बटरफ्लाई की जो विंग होती है वो स्किन के फोल्ड से बनती है, स्किन के फोल्ड और कुछ मस्कुलर उसमें सपोर्ट मिलता है, वो स्किन के फोल्ड से बनती है बटरफ्लाई की विंग। और जबकि बर्ड्स की विंग्स में प्रॉपर बोन्स होते हैं, बोन्स के पैटर्न उसमें होते हैं, बोन्स पाए जाते हैं। चूंकि दोनों को हवा में उड़ना है इसलिए दोनों में विंग पाए जाते हैं, लेकिन दोनों एनाटॉमिकली काफी डिफरेंट स्ट्रक्चरल प्लान रखते हैं, दोनों के एंसेस्टर डिफरेंट हैं। तो आप कह सकते हैं ना कि इससे आप समझ सकते हैं कि डिफरेंट स्पीशीज ने एक जैसे एनवायरनमेंट में जीने के लिए अपने भीतर सिमिलर स्ट्रक्चरल प्लान को एक्सेप्ट किया। जब आप इस बात को कहते हैं तो लगता है कि हां इवोल्यूशन हुआ है एक जैसी कंडीशन में, लेकिन ये उतना बेहतर एग्जाम्पल नहीं हो सकता जितना शानदार एग्जाम्पल आपको डाइवर्जेंट इवोल्यूशन के द्वारा आपको मिलता है, क्योंकि डाइवर्सिटी के बारे में बताता है, डाइवर्सिटी का आइडिया देता है। जबकि कन्वर्जेंट उतना बेहतर एग्जाम्पल नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं तो इवोल्यूशन को सपोर्ट करते हैं। ऐसे ही जब आप बात करते हैं ऑक्टोपस की, मोलस्का में, सेफेलोपोडा के मेंबर्स में, जब आप बात करते हैं ऑक्टोपस की, तो ऑक्टोपस की आई जो कि लाइट सेंसेशन के लिए, और मैमल्स की आई जो आप देखते हैं, इसके जो ऑक्टोपस की आई और मैमल्स की आई में आप देखते हैं लाइट की सेंसिटिविटी के लिए ये ऑर्गन डेवलप हुआ है, लेकिन दोनों के एंसेस्टर्स अलग अलग हैं। बस ये है कि सेंसेशन ऑफ लाइट को रिस्पॉन्स करना है, सेंसेशन जब लाइट के आए तो उसके अकॉर्डिंग उसको रिस्पॉन्स करना है, इसलिए ऑक्टोपस और मैमल के आई सिमिलर फंक्शन करते हैं, लेकिन इनके एंसेस्टर्स टोटली अलग अलग हैं। ऐसे ही एक बात आती फ्लिपर्स की। फ्लिपर्स जिसको हिंदी में चंपू कहते हैं, चप्पू, ये क्या होते हैं? तैरने के लिए सपोर्ट करते हैं फ्लिपर्स। तो पेंगुइन और डॉल्फिन के जब हम एग्जांपल देखते हैं, प्लीज आप यहां पर फोकस करेंगे तो आप देख पाएंगे फ्लिपर्स के बारे में जब हम देखते हैं तो पेंगुइन के फ्लिपर और डॉल्फिन के फ्लिपर वैसे देखने में काफी एक जैसे लगते हैं। ऐसा लगता है कि पेंगुइन भी पानी में अपने लाइफ को सरवाइव करता है और डॉल्फिन भी पानी में ही अपने आप को सरवाइव करता है, लेकिन जब इनके एंसेस्टर वाइज जब इसमें हम स्टडी करते हैं तो पता चलता है कि पेंगुइन और डॉल्फिन में बहुत बड़ा अंतर है। जहां पेंगुइन एक्वेटिक फ्लाइटलेस बर्ड है, वहीं डॉल्फिन मैमल है, और दोनों को सी वाटर में दोनों को ही एक्वेटिक लाइफ में सरवाइव करने के लिए सिमिलर मॉडिफिकेशंस एक्सेप्ट करना पड़ा, और दोनों में फ्लिपर्स पाए जाते हैं, लेकिन ये बहुत ही डिफरेंट एंसेस्टर्स से रिलेटेड हैं। तो पेंगुइन और डॉल्फिन का एग्जांपल, इनके फ्लिपर्स का जो एग्जांपल है वो दर्शाता है एनालॉगस ऑर्गन के बारे में। फ्लिपर्स एनालॉगस ऑर्गन है, ये कन्वर्जेंट इवोल्यूशन के बारे में आइडिया देता है। तो इस तरीके की बात हमने समझा। अब एक बात और आता है कि हम जब इस तरीके की चीज़ों को डिस्कस करते हैं, जब इस तरीके की बातों पर जब हम डिबेट करते हैं, तो एक बार हमें समझ में आना चाहिए कि क्या जो हम इन सारी चीज़ों को देख रहे हैं, क्या इसका कोई रिसेंट कोई एविडेंस है?
कोई इसका तत्काल में कोई जल्दी ही कोई एग्जाम्पल बनाया जा सकता है एवोल्यूशन को होते हुए? क्या नेचुरल सिलेक्शन की जो हम प्रोसेस बार बार कहते हैं कि वैरायटीज अपने आप बिखरी पड़ी हुई होती हैं, बाद में नेचुरल कंडीशंस बदले जाने पर उसमें से कुछ सरवाइव कर पाते हैं, यानी कुछ को नेचर सेलेक्ट करता है, बाकी सारे मारे जाते हैं? क्या इस बात का कोई आपके सामने एविडेंस मिल सकता है? इसका एविडेंस आप देख सकते हैं। इस बात का एविडेंस एडेप्टिव मेलानिज्म में देख सकते हैं, जो कि इंडस्ट्रियल एडेप्टिव मेलानिज्म, अब इसके बारे में भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे यहां पर इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन की कहानी। आप इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के दौरान, मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था कि इंग्लैंड में व्हाइट विंग्ड मॉथ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन से पहले ज्यादा हुआ करते थे। डार्क कलर्ड मॉथ्स कम हुआ करते थे। क्यों? क्योंकि एनवायरनमेंट पॉल्यूशन नहीं था, ग्रीनरी थी, बहुत बेहतर एनवायरनमेंट व्हाइट विंग को ही सर्वाइव करने के लिए सपोर्ट करती थी, इसलिए इनकी नंबर्स ज्यादा थे। डार्क कलर्ड मॉथ्स कम थे। बाद में इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के दौरान अलग अलग तरीके की नई नई मशीनों से निकलने वाले धुओं ने बहुत फास्ट इतना इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ कि पूरा एनवायरनमेंट पॉल्यूशन से का शिकार हुआ। और हुआ ये कि जो प्लांट्स थे उन पर जाकर के डस्ट के पार्टिकल, कार्बन के पार्टिकल जब वहां पर जाकर के चिपकने लगे, वहां पर जाकर के जब स्टिक हो गए, तो हुआ क्या, पत्तियों पर, प्लांट्स के ट्री ट्रंक पर क्या हुआ, ब्लैकिश एनवायरनमेंट डेवलप हुआ। और हुआ क्या कि अब नए बदले हुए एनवायरनमेंट में डार्क कलर्ड वाले विंग वाले मॉथ्स ज्यादा सरवाइव कर सकते थे। लाइट कलर्ड मॉथ्स को अब जीने का मौका कम मिला। तो हुआ क्या, जस्ट अपोजिट आप यहां पर कॉम्बिनेशंस आप यहां पर देखते हैं। इसी तरीके से अब आप यहां पर कहेंगे क्या, अब ये डार्विन की ही बात को तो ये सपोर्ट कर रहा है कि पहले भी डार्क कलर्ड और व्हाइट कलर्ड थे, लेकिन बदली हुई कंडीशंस में नेचर ने किसको सपोर्ट किया? किसको सपोर्ट किया? बदली हुई कंडीशंस में डार्क कलर्ड मींस डार्क विंग्ड मॉथ्स को सपोर्ट किया। इसके बाद अगर आप यहां पर प्लीज आप फोकस करें तो आप समझ पाएंगे कि बदली हुई कंडीशंस में और भी चीजें अब नए सिरे से देखने को मिल रही हैं। जब से कार्बन से निकलने वाले जो डस्ट थे, जो स्मोक और जो शूट के जो पार्टिकल्स थे, जब इनका इजेक्शन जैसे जैसे कम हुआ है, इंडस्ट्रियल चेंजेस जो प्रोसेसिंग है, जब उसमें बदलाव आए हैं, नए बदलाव में जब देखा गया कि अब पोल्यूशन कम हो रहा है, तो फिर से व्हाइट कलर वाले विंग मींस व्हाइट कलर जो विंग्स वाले मॉथ्स की नंबर दोबारा बढ़ने लगी है। तो ये कहीं ना कहीं एवोल्यूशन को सपोर्ट करता है कि एवोल्यूशन की प्रोसेस में ऐसे चेंजेस होते रहे हैं। तो इस चीज को हम यहां पर इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, आफ्टर इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन और रिसेंट एरा में भी जो अभी तत्काल में जो चल रहा है, मींस रिसेंट टाइम पीरियड में जो घटनाएं घट रही हैं, उसके बारे में मैंने बताया कि अब दोबारा लाइट कलर्ड मॉथ्स ज्यादा हो रहे हैं। ऐसे मॉथ जिनकी लाइट कलर्ड विंग हैं, उनके नंबर अब दोबारा बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि अब दोबारा एनवायरमेंट में पॉल्यूशन कम हो रहा है, तो इस वजह से लाइट कलर्ड मॉथ की संख्या बढ़ रही है। यहां पर देखें और भी बात, तो आप देख रहे होंगे कि हमने बीच में फूड की स्कार्सिटी को दूर करने के लिए क्या किया गया, बहुत जबरदस्त तरीके से पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड्स का इस्तेमाल किया गया, जिसकी द्वारा ये कोशिश की गई कि अनवांटेड प्लांट्स ना उगने पाए, अनवांटेड पेस्ट ना अपने नंबर्स बढ़ा पाए। तो स्टार्टिंग में हुआ क्या, हर्बिसाइड से हर्ब्स, अनवांटेड हर्ब्स खत्म कर दिए गए, पेस्टिसाइड से अनवांटेड पेस्ट बहुत बुरी तरीके से मर गए। लेकिन कुछ दिनों बाद देखा गया कि पेस्ट के नंबर दोबारा बढ़ने लगे हैं। इसी तरीके से देखा गया कि अब हर्बिसाइड्स का इफेक्ट उन अनवांटेड हर्ब्स पे अब कम हो रहा है। क्यों हो रहा है? ऐसा क्या हुआ? तो पता चलता है कि वही बात कि हर्बिसाइड्स, जैसे आप देखेंगे, इसका एक बहुत बढ़िया एग्जांपल मैं आपको देता हूं। डीडीटी का छिड़काव पहले इंडियन गवर्नमेंट ने मॉस्किटो को भगाने के लिए किया। मॉस्किटो को भगाने के लिए देश में एक पूरी तरीके से प्लान के तहत यह हुआ कि गर्मी और बरसात के मौसम में पूरे के पूरे गांव में, शहर शहर में डीडीटी का छिड़काव किया जाता था। इससे हुआ कि अचानक बहुत बड़ी सक्सेस मिला। मच्छर जो मॉस्किटो थी, उनके नंबर्स बहुत तेजी से गिरे। लेकिन हुआ क्या, कुछ ही सालों बाद पता चला कि अब नए सिरे से
डीडीटी का छिड़काव करने का फायदा उस समय नहीं मिल पा रहा था। मेरी बात समझें, स्टार्टिंग के 1-2 सालों तक डीडीटी के छिड़काव से बहुत बड़ा फायदा मिला, बहुत तेजी से मच्छरों के नंबर गिरे, इंडियन गवर्नमेंट काफी खुश हुई कि ये प्लान बहुत सक्सेसफुल रहा। लेकिन 2-3 साल बाद ये पता चला कि दोबारा मच्छर के नंबर बढ़ रहे हैं और अब की बार जो नए मच्छर हैं वो डीडीटी से उन पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो क्या हुआ? ऐसी घटना कैसे हो सकती है कि स्टार्टिंग में डीडीटी का सक्सेस मिला, बाद में डीडीटी के छिड़काव से सक्सेस नहीं मिला, बाद में ऐसा क्या हुआ? तो बाद की घटना ये हुई थी कि स्टार्टिंग में मॉस्किटो के 2 अलग अलग, ऐसा माना जाता है कि मॉस्किटो के 2 अलग अलग वैरायटीज थे। उसमें कुछ ऐसे थे जो डीडीटी के लिए ससेप्टेबल थे, ठीक है, और कुछ ऐसे थे जो डीडीटी के लिए रेसिस्टेंट थे। आप बात समझे, थोड़ा सा मैं ऐसे बना रहा हूं, कुछ रेसिस्टेंट थे और कुछ सेंसिटिव थे। अब हुआ क्या कि जब अचानक जब छिड़काव किया गया तो जितने भी सेंसिटिव थे वो सारे के सारे मर गए। ये डीडीटी के लिए जितने भी सेंसिटिव थे वो सारे के सारे मर गए। जो रेसिस्टेंट थे उनकी नंबर थोड़ी सी थी, इसलिए पता नहीं चला। बाद में हुआ क्या, इन रेसिस्टेंट वालों ने अपने नंबर बढ़ाना शुरू कर दिया और आज के डेट में क्या है, सारे के सारे जो भी आपको मच्छर दिखते हैं वो डीडीटी के लिए रेसिस्टेंट हैं। तो ये भी कहने के डार्विन के मैकेनिज्म को सपोर्ट करता है। ऐसे ही आप देखते होंगे शुरुआती दिनों में एंटीबायोटिक हाईली सक्सेसफुल रहा और आज की डेट में क्या है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बैक्टीरिया हो गई हैं। ये सारी चीजें आपको क्लास में पता होगा, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। लेकिन आज भी वो डार्विन ने जो बातें कही थी, जो बातें एवोल्यूशनरी प्रोसेस को हम लंबे समय में, जो हम कहते हैं कि बहुत लंबे समय में एवोल्यूशन हुआ है, उसको सपोर्ट करते हुए ये तमाम एग्जाम्पल्स हम देखते हैं। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बैक्टीरिया भी अब हमारे एनवायरनमेंट में देखने को मिलती हैं। ये तो कुछ बुराइयां हो गई। इसी तरीके से नेचुरल सिलेक्शन की जो प्रोसेस है, जिसमें हमने आपसे कहा था नेचर सेलेक्ट करता है, डार्विन ने उसको पॉजिटिवली यूज किया। नेचुरल सिलेक्शन को की प्रोसेस से इन्फ्लुएंस होकर के उन्होंने आर्टिफिशियल सिलेक्शन की प्रोसेस को उन्होंने एक्सेप्ट किया और उन्होंने देखा कि अलग अलग तरीके के कबूतरों की उन्होंने वैरायटीज उन्होंने बनाने की कोशिश किया, बहुत अच्छी अच्छी वैरायटीज उन्होंने। इसी तरीके से हिटलर, जिसने डार्विन के आर्टिफिशियल सिलेक्शन की जो प्रोसेस थी उसका इस्तेमाल हिटलर ने गलत तरीके से इंसानों पर किया। उसने कहा कि इंसानों की ब्रीड बेहतर करने के लिए हमें आर्टिफिशियल सिलेक्शन कराना चाहिए। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि एवोल्यूशन की जो प्रोसेस थी वो कहीं ना कहीं थी, उसके डिफरेंट हमने एग्जाम्पल देखे। वो नेचर में हुआ है, लंबे समय में हुआ है, कुछ बहुत शॉर्टकट, बहुत जल्दी भी एवोल्यूशनरी प्रोसेस हुए हैं जिसको हमें देखने का मौका मिला है। ऐसे ही अब हम बात करते हैं जब एडेप्टिव रेडिएशंस की, जिसके बारे में हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। तो एडेप्टिव रेडिएशंस की प्रोसेस, जो कि एडेप्टिव रेडिएशंस यानी वही होमोलॉगस डाइवर्जेंट इवोल्यूशन की जो हम बात करते हैं। तो एडेप्टिव रेडिएशंस क्या है? ये डाइवर्जेंट इवोल्यूशन के बारे में बताता है ना, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन के बारे में बताता है, जिसमें लाइफ की कंडीशंस बदल जाने पर क्या होता है, सरवाइव करने के लिए अलग अलग डायरेक्शन में इवोल्यूशनरी प्रोसेस होती है। इसका बहुत बढ़िया एग्जांपल डार्विन के फिंचेस का मिलता है, जिसमें गैलापागोस आइलैंड पर जब डार्विन रुके तो उन्होंने देखा कि डिफरेंट वैरायटीज फिंचेस की वहां पर पाई जाती थी जिनका कॉमन एंसेस्टर थे। इसमें क्या था, इस बात को आप समझें, डार्विन ने जब HMS बीगल से जब उन्होंने दुनिया का सैर किया तो साउथ अमेरिका के रीजन में जब उन्होंने वहां से गुजरने के दौरान उन्होंने गैलापागोस आइलैंड पर जब उन्होंने अपने वक्त गुजारे तो उस समय उन्होंने बहुत नए नए आइडियाज उनके दिमाग में आए। उन्हें वहीं पर पता चला था डार्विन को कि इवोल्यूशनरी प्रोसेस धीरे धीरे होने वाली एक प्रॉपर डायरेक्शन में होती है और उस प्रक्रिया के दौरान नेचर के बदले हुए कंडीशंस में जो सरवाइव करते हैं वही जी पाते हैं और सरवाइव करने के लिए स्पीशीज अपने भीतर मॉडिफिकेशन लाती है। इसलिए शब्द जोड़ा गया था डिसेंट विद मॉडिफिकेशन। नेक्स्ट जनरेशन अपने आप को बेहतर तरीके से सरवाइव करने की कोशिश में मॉडिफिकेशंस के साथ आगे बढ़ती है। इस बात को लेकर के डार्विन ने उसी बात को सपोर्ट में कहा था कि एक कॉमन एंसेस्टर से डिफरेंट वैरायटीज ऑफ फिंचेस बने थे। वो
अलग अलग तरीके की इतनी जबरदस्त वैरायटीज थी जिसको लेकर के डार्विन ने अपनी पूरी की पूरी ओरिजिन ऑफ स्पीशीज की जो कहानी थी उसको लिख डाला। इसके अकॉर्डिंग डार्विन ने कहा था कि वो एक कॉमन एंसेस्टर से डेवलप हुई फिंचेस कुछ वेजिटेरियन थी, कुछ नॉन वेजिटेरियन, कुछ इंसेक्ट ईटर थी, कुछ केवल ट्री ड्वेलर्स थी, कुछ केवल फ्रूट्स खाती थी, सबके बीक अलग अलग थे। तो इस आधार पर उन्होंने अलग अलग तरीके से एविडेंसेस को इकट्ठा करके प्रूव करने की कोशिश किया था कि यह सच है कि एक सिंगल सेल से मल्टीपल डायरेक्शन में एवोल्यूशन की प्रोसेस हुई थी। तो ये बात अब तक हम लोगों ने यही समझने की कोशिश किया है। जैसा कि साइंस में अगर हम इसका कंक्लूजन लेने की कोशिश करें अब तक के डिस्कस की, तो आपको पता होगा कि इसका डिस्कशन का रिजल्टेंट तो बहुत कम है, लेकिन चूंकि साइंस में हर बात का एक्सप्लेनेशन जरूरी है, हर बात को आपको साइंटिफिक फैक्ट के बेसिस पर प्रूव करना जरूरी है, इसीलिए इतनी सारे डिस्कशन हमने किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम इस पर बेस्ड कुछ एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे सवाल फ्रेम हो सकते हैं उसके एग्जाम्पल लेंगे, और हम अगले लेक्चर में बात करेंगे उन थियरीज की और उस ओवरऑल कॉन्सेप्ट की जो आज के हिसाब से डार्विन के बाद, डिवरीज के बाद जो एक्सेप्ट की गई कि रियल में इवोल्यूशन कैसे हुआ होगा, उस डायरेक्शन में हम अपने डिबेट और अपने डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। इसके साथ ही हम कुछ क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करते रहेंगे।